हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके मूल्यांकन और सीसीई के बारे में, और साथ में पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन है उसे हम शुरू में ही देखेंगे। ये क्वेश्चन को देख के आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और आप लोग अंत तक पूरा देखते नहीं हैं और बाद में फिर उसी में से क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप लोग को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसी कोई समस्या का सामना करना पड़े, तो इस वजह से आप वीडियो पूरा देखिएगा। और चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है 18वां है, स्टेट बी में आया था आपका पेपर 2 का। सीसीई प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य। तो ऑप्शन ए में अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में मदद करे, अधिक अध्ययन सामग्री को जल्दी से याद करने में मदद करे, या फिर ऑप्शन तीसरा है सी है, याद रखने की कौशल विकसित करने में मदद करे, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए आपका ऑप्शन ए बी सी डी ये दिया है, जो चारों ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में किस पे जोर दिया गया है? याद करने पे जोर दिया गया है। ठीक, याद करने पे जोर दिया गया है, याद बोला गया है, अधिक बोला गया है। तो ये सब क्या है? याद करना, मेमोराइज करना, ये सब क्या बोला गया है कि बच्चे को हमें रटाना नहीं है, याद कराना। ये सब क्या होता है आपका? ये निगेटिव वर्ड है। तो इससे हम समझ गए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि ये तीनों ही सीसीई के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम बच्चों को सीसीई में रटाने पे बिल्कुल भी हम जोर नहीं देते हैं। ये है आपका 28वां क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं। यह अंक सीसीई योजना के तहत किस ग्रेड में संगीतबद्ध होगा? तो ऑप्शन ए B2, ऑप्शन बी C1, ऑप्शन सी C2, ऑप्शन डी B1। तो देखिए इसमें B2 C1 C2 B1 है। तो इसमें क्या है? 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर में कितना मिला है? 47 मिला है। जो टॉपिक है वो आपको लास्ट में दिखेगा इसके बारे में, तो फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। जैसे ये 100 नंबर का पूरा मार्क्स है, उसमें कितना बच्चों को कितना मिला? 47 मिला। तो इसमें ग्रेड बता देती हूँ कि आपका जो ये 100 है ना, 100 नंबर का पेपर है, 91 से लेकर 100 तक का क्या हो जाएगा? आपका A1 हो जाएगा। फिर 81 से लेकर 90 क्या हो जाएगा? आपका A2 हो जाएगा। फिर 71 से लेकर 80 क्या हो जाएगा? आपका B1 हो जाएगा। ठीक, फिर आपका क्या हो गया, क्या आएगा अब? 61 से लेकर 70 हो जाएगा आपका B2, और आपका 51 से लेकर 60 हो जाएगा C1। आपका 41 से लेकर 50 क्या हो जाएगा? आपका C2। तो किसके अंतर्गत पे आ रहा है? ये C2 के अंतर्गत में आपका 47 नंबर, 41 से 50 के बीच में आपका 47 अंक आता है। तो इस वजह से किसके अंतर्गत में आ रहा है? ये C2 के अंतर्गत आ रहा है। अब देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है, या फिर एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, या फिर उपरोक्त सभी, है ना। तो अधिकतर ये ऑप्शन ये था कि सभी उपरोक्त सभी को डाले थे, जो कि एकदम गलत हो गया। क्या है? हम बच्चों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में हम बच्चों का सिर्फ दैनिक मूल्यांकन नहीं करते हैं, ठीक ना। न ही हम बच्चों के छात्रों के एक ही कक्षा में क्या मूल्यांकन करें कि एक बच्चा जो है 5वीं पढ़ रहा है, अब 6वीं जाएगा तो क्या हम उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, है ना। तो इस वजह से ये क्या है, हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन करना, ये भी आपका निगेटिव है, हो गया। ये भी आपका दैनिक मूल्यांकन तो होगा ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में हम छात्रों के नियमित मूल्यांकन का, सतत मतलब क्या होता है? कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक ना, कंटिन्यू चल रहा है, ये आपका सतत हो गया। व्यापक मतलब क्या होता है? सभी पहलुओं को, जिसमें आपका फिजिकल हो गया, इमोशन हो गया, और आपका हो गया मेंटल हो गया, मोरल हो गया, तो सभी पहलुओं को इसमें शामिल करते हैं। स्कूल के साथ आपका क्या है? स्कूल के साथ शैक्षिक व शैक्षिक सभी पहलुओं को इसमें देखा जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। ये आपका क्या है? सतत एवं मूल्यांकन कहलाता है।
ये है आपका 30वां क्वेश्चन और साथ में ये आपका चौथा क्वेश्चन है जो आपके पेपर 2 पे आया था। तो ये 30वां क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? सतत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, त्रैमासिक मूल्यांकन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या बोला गया है? छात्रों की उपलब्धि का, बच्चों के जो अचीवमेंट है, ठीक ना, उसका मूल्यांकन, उसका इवोल्यूशन करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? क्या आप कोई भी बच्चा है उसका तिमाही पेपर लेंगे तो उसकी दक्षता को जान लेंगे? क्या तिमाही परीक्षा के बाद क्या बच्चा और नहीं सीख सकेगा, आगे नहीं सीख पाएगा क्या? या फिर आप उसका या फिर आप वार्षिक उसका मूल्यांकन कर रहे हैं? तो ये तो नहीं है कि बच्चा 1 साल में कुछ सीखा है तो वो अगले साल जाके कुछ नहीं सीखेगा, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो ये क्या है आपका, इस बच्चे का क्या करेंगे? बच्चों की, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपका सतत मूल्यांकन है, क्योंकि हम बच्चों का क्या करते हैं, हमें हर क्लास में उनका मूल्यांकन करते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही क्लास नहीं, बच्चे का हर जो भी क्लास में जाएगा बच्चा है ना, तो बच्चों का हम क्या करेंगे, नियमित रूप से उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये आपका सतत मूल्यांकन कहलाएगा। हाँ, बच्चा वार्षिक परीक्षा के बाद भी कुछ नंबर कम आ गया तो बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, फिर क्या करेगा, अगले साल फिर वो क्या करेगा, टॉप कर जाएगा। ठीक, ऐसा भी होता है। साथ में तिमाही परीक्षा में हम कैसे बच्चे का आंकड़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ वो तिमाही पेपर दिया, उसके बाद फिर जब आएगा अगले पेपर उसमें अच्छा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है ना। बच्चा क्या है, बच्चा सीखता है, समझता है, फिर प्रैक्टिस करता है और जो भी अपनी कमी होती है उसको भी दूर करने की कोशिश करता है और अपने आप को हमेशा बेस्ट बनाने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो बच्चे का अगर हम कोई भी मूल्यांकन करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर सतत मूल्यांकन हो जाएगा। आगे की वीडियो आप देखिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में हमारी फैमिली के साथ, हमारे साथ इस YouTube फैमिली में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हम कुछ भी आप लोग को जो भी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं ना, वो आपको बेसिक नॉलेज से हो। क्या है, अगर आपको बेसिक जानकारी होगी तो आपके पास कोई से भी क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व एकदम आसानी से कर सकते हैं। हालांकि आपको पहले बेसिक नॉलेज हो, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट लीजिए, है ना। तो फिर चलिए और वीडियो को देखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो वीडियो है वो है आपका मूल्यांकन और CCE के ऊपर में, जिससे आपके पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है और 3 से 4 नंबर देखने को मिलता है। जबकि 2020 में जो पेपर हुआ था आपका, उसमें ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया ही था। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी मिस मत करिएगा। तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे। मूल्यांकन क्या होता है ना, पहला ये देखेंगे कि मूल्यांकन है क्या या फिर इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कक्षा अध्यापन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। मतलब मूल्यांकन के द्वारा हम कक्षा में हुए अध्यापन के उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, कहाँ तक हुई है, ये सब क्या है उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। गुड्स के मतानुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। इवोल्यूशन के द्वारा हम किसी भी वस्तु का मापन सही ढंग से कर पाते हैं। क्विलेन व हन्ना के अनुसार इनके द्वारा कहा गया है कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तन के संबंध में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन इसमें इनका मतलब है कि व्यवहार में बच्चे के जो परिवर्तन होता है, बच्चा पहले क्या जानता था लेकिन अब क्या जानता है, ये आपका क्या है, आपका ये मूल्यांकन है। कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मतलब सतत बोले तो यह नियमित बोले तो यह हमेशा रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जितने भी शिक्षा है हमारे शिक्षा प्रणाली में जो भी चीज़ हमें शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्यों से पूर्ण रूप से संबंधित है। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उपलब्धि की ही जाँच नहीं की जाती बल्कि उनके सुधार में भी सहायता
सहायता मिलती है। तो कोठारी आयोग के प्रतिवेदन के द्वारा कहा गया है कि मूल्यांकन एक नियमित प्रक्रिया है, साथ में ये शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसके अलावा उद्देश्यों की पूर्ण रूप से शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से संबंधित है तथा मूल्यांकन के द्वारा हम शैक्षिक उपलब्धि या अचीवमेंट को शैक्षिक उपलब्धि की जांच ही नहीं करते हैं बल्कि उनके सुधार का भी प्रयास करते हैं। मूल्यांकन पहले एक बार देख लेते हैं, एक बार एग्जिट और एंट्री और एग्जिट। मान लीजिए एक बच्चा है, ये बच्चा क्या किया, क्लास में आया। कौन से क्लास में आया, कोई सा भी क्लास ले लीजिए। मान लीजिए कि ये बच्चा का एडमिशन 5th क्लास में होगा, 5वीं क्लास में ये बच्चा क्या किया, एडमिशन लिया। तो क्या हुआ, बच्चे का जो एंट्री टाइम है, एंट्री टाइम में बच्चा कैसा है, और ये बच्चा जब पास हो गया, आपका पास हो गया एग्ज़िट, बच्चा एंट्री टाइम में कैसा है और एग्ज़िट टाइम में कैसा है। इन दोनों के बीच में जो मूल्यांकन हुआ, जो नियमित मूल्यांकन किया गया, वही क्या है, आपका मूल्यांकन कहलाएगा। मूल्यांकन मतलब बच्चा पहले कैसा था, उसे क्या क्या जानकारी थी, कितना वो पढ़ने में अच्छा था, कितना वो खेलने में अच्छा था, कितना वो जानता था। फिर जब वो आया स्कूल में, पढ़ा, फिर वो सीखा, सब चीज़ जाना, फिर जब एग्ज़िट हुआ उसका जब वो 5वीं पास हो गया, तब उस बच्चे का लेवल कैसा है, पहले आया तब कैसा था, अब जब उस क्लास से निकल रहा है तब वो कैसा है। तो बीचों का जो बच्चों के अंदर में परिवर्तन हुआ है, बच्चे ने जो हासिल किया है, वही क्या है, आपका मूल्यांकन है। अब देखते हैं, मूल्यांकन द्वारा परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसके आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। तो मूल्यांकन कितने प्रकार के हैं, गुण के आधार पर 2 हैं। पहला तो आपका मात्रात्मक मूल्यांकन है, जिसे क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। मात्रात्मक इवोल्यूशन में क्या होता है, न्यूमेरिकल इवोल्यूशन किया जाता है, अर्थात नंबर के द्वारा हम बच्चे का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा ने 100 नंबर के पेपर में कितना नंबर आया, 50 नंबर लाया, ठीक है ना। कौन सा बच्चा 100 नंबर के पेपर में 90 नंबर लाया है, कौन क्लास में क्या है, क्लास में कौन सा बच्चा फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, कौन बच्चा आपका क्या है, थर्ड आया है। ये आपका क्या हो गया, मात्रात्मक मूल्यांकन के आधार है, ठीक है ना। इसमें क्या है, नंबर को बता रहा है, बच्चे का क्या है, नंबर दर्शा रहा है। गुणात्मक मूल्यांकन, जिसे क्वालिटेटिव इवोल्यूशन कहते हैं, इसमें ग्रेड के द्वारा मात्रात्मक मूल्यांकनों के दोष को समाप्त किया गया। जैसे 100 नंबर है, ये क्वेश्चन पेपर है, अब इसको किस में दर्शाया गया है, ग्रेड में। एक आपका क्वेश्चन भी आया था कि एक बच्चा 100 नंबर का जो 100 नंबर के पेपर में 47 मार्क्स लेके आता है, तो वो कौन से ग्रेड में है, तो ये आपका C2 ग्रेड में था। हाँ, तो क्या है, ये जो नंबर है, इसको नंबर को नहीं बताया गया है कि 47 आया है, बल्कि इसको बताया गया है कि ये C2 ग्रेड में है। तो ये क्या है, ग्रेड के द्वारा इसमें क्या है, बच्चों का इवोल्यूशन किया जाता है। मूल्यांकन के उद्देश्य देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना। जी हाँ, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन मतलब जहाँ पर ज़रूरत हो रही है वहाँ पर क्या करेंगे, उस चीज़ को संशोधित कर देंगे। परीक्षा प्रणाली में सुधार करेंगे कि परीक्षा प्रणाली कैसी है ना। तो परीक्षा प्रणाली को कैसे और अच्छे परीक्षा प्रणाली में सुधार करना है। निर्देशन एवं परामर्श हेतु उचित अवसर देना। निर्देशन एवं परामर्श बोला जाए तो टीचर क्या है, मूल्यांकन के द्वारा बच्चों को निर्देशित करते हैं, साथ में उनको क्या देते हैं, सलाह भी देते हैं कि बच्चा आपको ये करना है ना, जिससे आपको जो कठिनाई हो रही है वो दूर होगी। आपका मूल्यांकन आपको जो समस्या हो रही है उससे क्या होगा, आपको निजात मिलेगी और आप अच्छा कर पाएंगे। चौथा है आपका बालकों की सफलता, विफलताएं, बाधाएं तथा कठिनाइयों का समुचित निर्धारण करना। बच्चा कहाँ पर सफल है, कहाँ पर विफल हो रहा है, कहाँ पर उसे बाधाएं आ रही हैं, कहाँ पर उसे कठिनाई आ रही है, इन सभी का समुचित निर्धारण मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है।
शिक्षकों की सफलता एवं कुशलताओं की माप करने में उपयुक्त है। मूल्यांकन के द्वारा क्या ज्ञात होता है कि जो टीचर है वो बच्चों को कहाँ तक सिखा पाया, बच्चे उनसे कहाँ तक सीख पाए हैं, टीचर कितना अपने कार्य में सफल हुए हैं, कहाँ तक अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर पाए हैं, ये भी हम मूल्यांकन के द्वारा जान पाते हैं। मूल्यांकन और मापन में देखेंगे, ये है आपका इवोल्यूशन और ये है आपका मेज़रमेंट। तो मूल्यांकन क्या होता है पहले देख लेते हैं। मूल्यांकन का क्षेत्र है जो व्यापक है, मतलब इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। हम बच्चे का सिर्फ नंबर से ही उनका मूल्यांकन नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जितनी भी बहुत सारे पहलू हैं उन सभी पहलुओं को भी क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। यह छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यों का अंकन करता है। यह छात्र के व्यक्तित्व के संबंध में उनके सभी संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में क्या करता है, मूल्यों का अंकन करता है। मूल्यांकन स्थान बताता है। अब देखते हैं मापन क्या है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है। मापन में केवल परिणात्मक निर्णय ही लिए जाते हैं, अर्थात यह संख्यात्मक होता है। मूल्यांकन क्या दर्शाता है, स्थान बतलाता है कि बच्चा पहले कैसा था लेकिन अब कितना उसमें चेंजेस आ गया है, अब बच्चा कौन से कैटेगरी में कौन से स्तर में ज़्यादा बेहतर कर रहा है और इसे कहाँ पर और ये कहाँ तक अच्छे से कर पाएगा। मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है। मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है। यह केवल छात्र को अंक बताएगा कि छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, जैसे साइंस में 45, हिंदी में 40। मूल्यांकन के द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है, जबकि आपके मापन में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। अब देखेंगे हम लोग मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। मूल्यांकन की विशेषताओं में पहला है आपका वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी। इसके द्वारा क्या होता है कि किसी भी प्रशिक्षण में प्रश्नों के उत्तर अलग अलग ना होकर केवल एक ही होंगे, तब वह परीक्षा क्या कहलाएगी, वस्तुनिष्ठता कहलाएगी। मतलब जैसे कि अभी आपका पेपर होने वाला है सीजी टेट का, है ना, सीजी टेट का हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसमें जो क्वेश्चन है जो 4 ऑप्शन होता है तो उसमें का क्या है, चारों ऑप्शन तो सही नहीं होते, 2 ऑप्शन भी सही नहीं, सिर्फ एक आंसर जो होता है, एक ऑप्शन क्या होता है आपका सही होता है। तो ये क्या है, वस्तुनिष्ठता दर्शा रही है। बच्चे परेशान भी नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ ये क्या है, सिर्फ एक ही आंसर होगा। दूसरा क्या है आपका रिलेबिलिटी, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता में क्या होता है कि इसका अर्थ है कि व्यवहार में शुद्धता होती है। एक प्रशिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी विश्वसनीयता है। क्या है कि जैसे बच्चों को दिया गया है आपका, है ना, ये अभी सीजी टेट के एग्ज़ाम हो रहे, इसमें आपका जो पेपर होगा तो ये तो नहीं है कि बच्चों को सबको अलग अलग नंबर दिया जाएगा, नहीं, क्योंकि इसका एक ही आंसर है। तो क्या होगा, इसमें सब में विश्वसनीयता है कि सबको क्या मिलेगा, जो जिनका पेपर अच्छा होगा वो अच्छे नंबर लाएंगे, जिनका पेपर कम बना होगा तो क्या होगा, उनका नंबर कम आएगा, है ना। तो ये क्या है कि इसमें एक विश्वसनीयता होती है, विश्वास होता है कि जो भी ये लोग परिणाम देंगे वो क्या होगा, एकदम एक्यूरेट सही होगा। तीसरा है आपका वैधता, वैलिडिटी। वैलिडिटी का बोला जाए तो हम सीजी टेट का पेपर हो रहा है, ठीक, तो सीजी टेट का पेपर का जो OMR शीट होता है तो उस शीट की क्या है, एक वैधता होती है, एक टाइम पीरियड होता है, ठीक ना, परीक्षण वैध कहलाता है जिससे कि, है ना। तो क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ OMR को ही हम उसमें क्या करेंगे, उसका मापन करेंगे, ना ही कि किसी और चीज़ का तो हम मापन नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है आपका पर्यावरण होता है, बाल विकास होता है, गणित होता है और आपका हिंदी इंग्लिश होता है। उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट तो नहीं आता है उसमें, पॉलिटिकल साइंस तो नहीं आ जा रहा है एक बेस पे, है ना। आपका जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है, आपके 5 खंड से बन रहा है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, गणित हो गया, CDP हो गया और आपका पर्यावरण हो गया। तो इन 5 बेस से जैसे आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो उसमें हम कहीं से भी पॉलिटिकल साइंस को तो नहीं ला रहे हैं कि एक पॉलिटिकल साइंस का अलग से क्वेश्चन चेक कर लो, क्योंकि उसमें जो OMR शीट है उसमें सिर्फ क्या है, उनका वैलिड टेस्ट तब होगा जब वो सिर्फ 5 खंडों में बटा है, 5 खंडों से वहाँ क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है। चौथा है आपका डिस्क्रिमिनेशन या विभेदीकरण। विभेदीकरण का अर्थ है
कि परीक्षण के उस गुण जिसके द्वारा कि पढ़ने में जो तेज हैं बच्चे, जो सामान्य हैं, पिछड़े छात्र हैं, कि मध्य में काफ़ी सीमा तक क्या होता है, भेद होता है कि कोई बच्चा ज़्यादा जानता है, कोई बच्चा कम, कोई बच्चा बहुत कम, है ना। तो इसके द्वारा यह जाना जा सकता है कि पूरे परीक्षण पर जो बच्चे अंक प्राप्त किए हैं वो अधिकतम एवं न्यूनतम पाने वाले छात्रों को अलग करने में यह क्या करता है, योगदान देता है, जिससे क्या है कि बच्चों की जो कमी है उसे हम क्या कर सकें, उनको दूर कर सकें। पांचवा है आपका कठिनाई स्तरीय डिफ़िकल्टी इंडेक्स। डिफ़िकल्टी इंडेक्स में क्या होता है कि जो प्रश्न पत्र दिए गए हैं जिनका अंकों का वितरण किया गया है, तो उसमें पता चलता है कि हर क्वेश्चन में क्या होता है, एक टाइप होता है, ठीक, कि कौन सा क्वेश्चन कठिन स्तर के होंगे, कौन सा क्वेश्चन सरल स्तर के होंगे, कौन सा क्वेश्चन जो है आपका मध्य स्तर का होगा, और सभी का क्या है, नंबर बटा होता है। तो ये आपका क्या है, कठिनाई स्तर, इसी को कहा जाता है। व्यापकता कॉम्प्रिहेंसिवनेस। व्यापकता में क्या होता है कि इसके द्वारा बच्चों के जो विभिन्न पात्रों का मूल्यांकन करने में क्या होंगे, सामर्थ्य होंगे। व्यापकता का मतलब ही हो जाता है बड़े रूप में, है ना। तो बड़े रूप में बोले तो हर पहलू का क्या करेंगे, मापन करेंगे। साथ में मापन करने हेतु क्या होता है कि जो निर्मित प्रक्रिया होती है उन सभी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, कि बच्चे को कहाँ पर, मतलब कि आज उसके इमोशंस को क्या करेंगे, मापन करेंगे, कल उसकी एक्टिविटी को, परसों उसके फिजिकल को, और कॉग्निटिव, तो क्या है जिस क्षेत्र को हम मूल्यांकन करने की वो करेंगे तो उनका क्या रहता है, उनको व्यापक तरीके से करेंगे, है ना। सहजता जिसे बोलते हैं यूजबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वह इवोल्यूशन, ये वह मूल्यांकन जिसके निर्माण में कठिनाई ना हो, जो छात्रों को उत्तर देने में क्या हो, सहजता प्रदान हो, तथा अंक देने की प्रक्रिया में भी किसी प्रकार की जटिलता ना आए। यह क्या है, आपका सहजता प्रशिक्षण या सहजता मूल्यांकन कहलाता है। CCE क्या है, अब ये देखेंगे आपका CCE क्या होता है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं कि क्या होता है। CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जिसे कहा जाता है। CCE का फुल फॉर्म होता है आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ये आपका 2009 में आया, CBSE द्वारा लाया गया है। उसी साल क्या आया था आपका, RTE भी आया था 2009 में, तो वो इसका डायरेक्ट कौन किए, इनको डायरेक्ट किए हैं आपके RTE के द्वारा किया गया है। यह क्या है, CCE क्या होता है, बच्चों को क्या करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट को तवज्जो देता है, ना कि सिर्फ आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को। CCE क्यों लाया गया है, एकेडमिक सिस्टम को तोड़ने के लिए CCE लाया गया। एकेडमिक सिस्टम बोला जाए तो हम बच्चों को, हम कोई भी बच्चा है उसको हम सिर्फ बच्चों के रिजल्ट के हिसाब से, उनके अंक के हिसाब से उनको नहीं माप सकते, बल्कि बच्चे के सारे पहलू हैं उनको कवर करके उनका कवर करना ही CCE का क्या है, उद्देश्य है। बच्चे के सब पहलू, अर्थात क्या होता है कि हम बच्चों के कॉग्निटिव संज्ञान हो गया, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, मोरल हो गया, सोशल हो गया, इमोशन हो गया, इन सभी पहलुओं का क्या करें, ऑल राउंड डेवलपमेंट करके उनका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। वही आपका क्या है, CCE है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, अर्थात कि यह नियमित रूप से चलते रहता है और यह व्यापक बोले तो सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलता है, हर पहलुओं को साथ में लेकर चलता है। फिर उन पहलुओं का क्या करते हैं, हम सबका मूल्यांकन करते हैं, यही आपका CCE कहलाता है। अब जान लेते हैं कि कंटिन्यूअस क्या होता है। CCE में कंटिन्यूअस जो है आपका सारे साल करना, बच्चों को ऑब्ज़र्व करना, पूरे साल ऑब्ज़र्व करना है, अर्थात हमें नियमित रूप से बच्चों का क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। सतत रूप से हम बच्चों का क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, पूरे साल करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। फिर आपका आ गया कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है हर पहलू का
हर पहलू का सर्वांगीण विकास करना है, कोई भी पहलू नहीं छूटना चाहिए। अर्थात कि आपका जो फिज़िकल हो गया, सोशल हो गया, कॉग्निटिव हो गया और आपका हो गया मेंटल हो गया, मोरल हो गया, इमोशन हो गए, इन सभी सारे पहलुओं का क्या करना है, हमें मूल्यांकन करना है। तो ये आपका व्यापक हो गया है, ये क्या है आपका कॉम्प्रिहेंसिव कहलाएगा। इवोल्यूशन बच्चे का प्रोग्रेस कितना हुआ है, छात्र का प्रगति का आकलन करना, मूल्यांकन करना होता है। साथ में मूल्यांकन करने के कई टूल्स एवं टेक्निक का यूज किया जाता है। अर्थात इवोल्यूशन क्या है, जो आपका नियमित रूप से एवं व्यापक रूप से बच्चों का जो हम क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो उनका क्या करेंगे, बच्चों को जो नियमित रूप से विकास हो रहा है वो बच्चों में कितना चेंजेस आया है, बच्चे के फिज़िकल और मेंटल, कॉग्निटिव, मोरल, सोशल सारे पहलुओं को क्या करके कवर करते हैं। तो उन्हीं सारे पहलुओं को हम क्या करेंगे, इसमें बच्चों का इवोल्यूशन करेंगे कि बच्चा कौन से क्षेत्र में कैसा है, कहाँ पर बच्चा अच्छे से जानता है, कहाँ पर बच्चे का कमज़ोर है। तो सारे पहलुओं को हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और जो भी कठिनाई आएगी उसे क्या करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चों का स्कॉलस्टिक एवं कु स्कॉलस्टिक अर्थात शैक्षिक व सह शैक्षिक दोनों प्रकार के जो क्या होते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। जिसमें शैक्षिक में आ जाता है आपके बच्चे का नंबर कितना है, बच्चा क्लास में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है, ये हो गया। बच्चे को कितना नंबर मिला है, टेस्ट में कितना मिला है, आपके मंथली टेस्ट में कितना मिला है, वीकली टेस्ट में कितना मिला है, बच्चों को परफॉर्मेंस कैसा है, बच्चे को कितना नंबर मिला है ना। तो ये क्या है आपका शैक्षिक या स्कॉलस्टिक डेवलपमेंट कहलाता है। और को स्कॉलस्टिक अर्थात सह-शैक्षिक के अंतर्गत पे आता है कि बच्चों का सिर्फ एकेडमिक रूप से हम उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते, बल्कि बच्चों का इमोशन, कॉग्निटिव, फिज़िकल, मेंटल, मोरल, सोशल सारे उनके जितने भी पहलू हैं उन सबको हम क्या करेंगे, बच्चों का कवर करेंगे। यही आपका क्या कहलाएगा, सह-शैक्षिक या को स्कॉलस्टिक डेवलपमेंट कहलाता है। आगे चलते हैं। असेसमेंट क्या है ये देखेंगे। आकलन में कार्यक्रमों को परिष्कृत करने और विद्यार्थी के सीखने में सुधार करने के लिए विद्यार्थी के सीखने पर प्रयोगात्मक डेटा का उपयोग करना इसमें शामिल है। यह एलन के द्वारा कहा गया है। अर्थात कि असेसमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, असेसमेंट के द्वारा हम बच्चों को चेक करते हैं कि बच्चा कौन से पहलू में बेटर है, बच्चा कहाँ पर अच्छे से कर रहा है। इससे हम क्या करेंगे, डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करेंगे, डिफरेंट टूल्स यूज करेंगे। इससे क्या करेंगे, हम बेस्ट डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर उन इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, उन बच्चों का आकलन करेंगे। और आकलन ही क्या है आपका, एक तरह से मूल्यांकन को ही आकलन कहा जाता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख पाया, कहाँ पर बच्चों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर बच्चों को हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक, ये आपका असेसमेंट है। और साथ में असेसमेंट जो होता है, आकलन हम कभी भी कर सकते हैं। आकलन को हम शिक्षा के दौरान भी कर सकते हैं, शिक्षण सत्र के दौरान भी कर सकते हैं, एवं शिक्षण सत्र के अंत में भी कर सकते हैं। दौरान मतलब क्लास जब चल रही है, चैप्टर जब चल रही है, यूनिट जब चल रही है, तो वो क्या है आपका उस दौरान हो जा रहा है। एवं शिक्षा सत्र, मान लीजिए वो यूनिट ख़त्म हो गया, उस यूनिट से क्या है, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, क्वेश्चन कर रहे हो आप अगर उस यूनिट से, तो वो क्या हो जाएगा आपका शिक्षा सत्र के अंत में ये कहलाएगा। ठीक, तो ये जो आपका असेसमेंट है वो दोनों तरीके से होता है। फिर आ गया पार्ट ऑफ लर्निंग असेसमेंट। असेसमेंट के कितने पार्ट हैं, इसके दो पार्ट हैं आकलन करने के, एक है असेसर और दूसरा है आपका असेस। असेसर में आते हैं आपके टीचर आते हैं, असेसर में आपके स्टूडेंट आते हैं। स्टूडेंट का जो मूल्यांकन करते हैं, जो आकलन करते हैं, वो कौन करता है, टीचर करता है, इसलिए इसे असेसर कहा गया है और स्टूडेंट को असीसी कहा गया है। आगे देखते हैं।
अब आ गए हम असेसमेंट फॉर लर्निंग या अधिगम के लिए आकलन में हम आ गए हैं। यह सीसीए का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया। तो फॉर लिखा है, इसका मतलब क्या है? के लिए, ठीक ना। फॉर मतलब है के लिए, असेसमेंट का तो आप जानते हैं आकलन, और लर्निंग का अधिगम होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये है आपका अधिगम के लिए आकलन। ये किसके अंतर्गत आता है? यह आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को आपका रचनात्मक आकलन भी कहा जाता है। ये क्या होता है? इसमें टीचिंग के दौरान बच्चे को क्या क्या लर्न कराया जाता है, बच्चों को जो प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन होता है। यह मूल्यांकन शिक्षण सत्र के दौरान होता है, प्रक्रिया के दौरान होता है ना। स्कूल के अंदर ये क्या है? स्कूल के अंदर इसका 40% वेटेज है। 40% वेटेज आपका रचनात्मक या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का होता है। इसमें डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल का यूज किया जाता है, मतलब बच्चे को जहाँ पर समस्या है वहाँ पर भी हम क्या करेंगे? बच्चों को डायग्नोस्टिक एवं रिमेडियल टीचिंग को प्रोवाइड कराएंगे, जिससे बच्चा क्या है बेहतर कर सके। टीचर क्वेश्चन करता है बच्चे से, बच्चा क्या है आंसर देता है, जो आंसर नहीं दे पाता है उसे क्या करेगा? टीचर से पूछता है कि आप इसका अच्छा सही आंसर बताइए। बच्चा एक्टिविटी करता है, सक्रिय रूप से क्या रहता है? बच्चा इसमें इन्वॉल्व रहता है। ये रचनात्मक इवोल्यूशन इसे कहा जाता है, जिसमें बच्चे का जो इवोल्यूशन है, आकलन है, बच्चों का जो आकलन है वो कक्षा के दौरान होता है। जब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलते रहता है तब होता है ना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यह क्या है? अधिगम, ऑफ मतलब का की होता है, तो अधिगम का आकलन यह सत्र के अंत में होता है। यह समेटिव असेसमेंट या योगात्मक आकलन है। इसके द्वारा मार्क्स, ग्रेड, इसके द्वारा आपको नंबर हो गया, नंबर दिया जाता है, कंपटीशन होता है, इसके द्वारा रैंक दिया जाता है। इन सबको क्या करते हैं? असेसमेंट ऑफ लर्निंग के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्कूल के अंदर इसका 60% वेटेज है। ये मिड टर्म, एंड टर्म है, ये सब रैंक ग्रेड की परीक्षा के द्वारा हम इसको मापते हैं। ये क्या है? आपका समेटिव असेसमेंट कहलाता है। इस आकलन के परिणाम से शिक्षक को छात्रों की ताकत कमजोरियों के अनुसार अगले सत्र के लिए अपने आप को क्या करते हैं? तैयार रखते हैं कि बच्चा इस यहाँ पर इनको कमी है, लैक है, इनका वीक है, एरर है, तो क्या करेंगे? वहाँ पर बच्चों को हम अच्छे से कक्षा प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि बच्चे क्या करेंगे? अच्छा से अपना काम कर सके। ये आपका योगात्मक आकलन के अंतर्गत में आ गया। अब देखते हैं हम कि इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, टीचर है, कोई एक टीचर क्या करता है? एक चैप्टर पढ़ा रही है, ठीक ना। वो चैप्टर पढ़ा रही, उस चैप्टर से क्या करेंगी? वो उस चैप्टर से जो मैडम होती है वो क्या करती है? क्वेश्चन कर देती है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो वो क्या हो गया? आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आ गया। फिर अगले दिन जब वो चैप्टर क्या हुआ? वो चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो गया है, ठीक, पूरी तरह से क्लोज हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी क्या करेंगी मैडम? अगले दिन उस चैप्टर का क्या करेंगी? टेस्ट ले लेती हैं। 20 नंबर का टेस्ट ले रही हैं। तो क्या होता है कि इसमें टेस्ट लेने के बाद फिर टीचर क्या बताती हैं कि नंबर बताती हैं कि कौन सा पहला आया है, कौन सा दूसरा आया है, कौन सा तीसरा आया है। तो ये मैडम क्या करेंगी? रैंक दे रही हैं, ठीक ना। बच्चों का क्या कर रही? कंपेयर कर रही। तो यहाँ पर क्या है? सीए या समेटिव असेसमेंट कहलाया। पहले तो ये कि कोई चैप्टर पढ़ा रही, उसके दौरान अगर आकलन किया गया तो वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। लेकिन जब चैप्टर ख़त्म हो गया उसके बाद उनको क्या किया गया? उनका टेस्ट लिया गया। टेस्ट लेने के बाद फिर क्या किया गया? बच्चों को ग्रेड दिया गया, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। तो इसके बेस पे क्या किया गया? नंबर के बेस पे बच्चों का आकलन किया गया। ये क्या है? आपका समेटिव असेसमेंट कहलाता है।
अब देख लेते हैं कि इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन एक सतत प्रक्रिया है। यह परीक्षक को बच्चे की शिक्षा का मूल्यांकन में मदद करता है। हर पहलू को यह क्या करता है, चेक करता है। मूल्यांकन क्या होता है, सतत और नियमित प्रक्रिया है। यह परीक्षक को बच्चे की शिक्षा का मूल्यांकन में मदद करता है, साथ में बच्चे के हर पहलुओं को चेक करने में भी इवोल्यूशन आपका मदद करता है। अब देख लेते हैं कि मापन और असेसमेंट में अंतर क्या है। मेजरमेंट, यह स्कोलिस्टिक एरिया है, एरिया का इसमें जांच किया जाता है। इसमें को स्कोलिस्टिक एवं स्कोलिस्टिक दोनों का मापन किया जाता है। ये क्वांटिटेटिव होता है, यह क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटी बोले तो नंबर दिया जाता है ना, नंबर दिया जाता है, मार्क्स दिया जाता है। इसमें क्या है आपका ग्रेड दिया जाता है। ठीक, मापन जो है आपका ओल्ड है, जबकि आपका असेसमेंट न्यू है। अब आपका देखते हैं FA क्या है, SA क्या है। FA जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, SA जिसका फुल फॉर्म होता है समेटिव असेसमेंट। FA क्या किस पे जोर देता है, सुधार करने पे जोर देता है, जबकि SA किस पे जोर देता है, प्रूव करने पे कि आप हमें सिद्ध करके बताइए कि कहाँ पर कितना नंबर आया है बच्चे को, कौन से नंबर पे बच्चा आया है, कौन बच्चा सबसे ज़्यादा होशियार है, किसका क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर है, कौन सा बच्चा हमेशा पहले नंबर पे आता है, कौन बच्चा दूसरे पे आता है। तो ये क्या है, सिद्ध करने के ऊपर है। और FA रचनात्मक आकलन जो होता है वो लर्निंग को क्या करता है, बढ़ावा देता है, बढ़ाता है। और समेटिव असेसमेंट के द्वारा क्या किया जाए, जज किया जाता है कि कौन बच्चा कैसा है, कौन बच्चा कहाँ तक ज़्यादा जानता है, कौन सा बच्चा कम जानता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये क्या है, कंटिन्यूसली चलते रहती है, यह हमेशा नियमित चलते रहती है, सतत रूप से चलती रहती है। जबकि ऐसे जो है आपका ये हमेशा विशेष समय पर चलती है। विशेष समय बोला जाए तो आपका जो तिमाही पेपर होता है, छमाही पेपर होता है कि नहीं होता है ना। तो पहले तिमाही पेपर होता था, लेकिन अब में उतना नहीं होता है। तो क्या है आपका जो आपका छमाही पेपर हो गया जिसका अंक जोड़ा जाता है, साथ में आपका वार्षिक पेपर हो गया। ये सब क्या है, एक समय पे किया जाता है, एक क्या बोलते हैं, इनका एक टाइम होता है, एक महीना होता है, एक अवधि होता है। तो ये आपका क्या होगा, समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। इसे 60% इसका वेटेज है स्कूल में, और इसका फॉर्मेटिव का 40% वेटेज होता है। अब देखते हैं कि एक ईयर में हम उसका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म देखेंगे। FA का 10% लेते हैं पहला में, FA का 10% लेते हैं, और SA का 30% लेते हैं। अर्थात फर्स्ट टर्म में अगर हम बच्चों का इवोल्यूशन करेंगे तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 20% हो रहा है और समेटिव असेसमेंट 30% हो रहा है। सेकंड टर्म में एक साल का जो टर्म है उसमें सेकंड टर्म में देखेंगे, इसमें आपका FA3 में 10% है, FA4 में 10% है, और SA2 यहाँ पर भी क्या है 30%। सेकंड टर्म में भी हम क्या लिए हैं, बच्चों का क्या लिए हैं, बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट 20% है, समेटिव असेसमेंट 30% है, 60% है आपका, है ना। और ये क्या है आपका 40% है, यहाँ पर भी वही बताया गया है। अब देखते हैं कि यह कौन कौन से मंथ में इसका आयोजन किया जाता है। अप्रैल मई में आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो 10% का आयोजन करता है। जुलाई अगस्त में FA 10% का आयोजन करता है बच्चों का मूल्यांकन असेसमेंट करने के लिए। फिर सितंबर में जो एग्ज़ाम होता है, जो इवोल्यूशन करते हैं, वो आपका 30% का सितंबर तक में कर दिए रहते हैं। अक्टूबर नवंबर में हम फॉर्मेटिव असेसमेंट का 10% लेते हैं। जनवरी फरवरी में भी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट का 10% लेते हैं, तथा मार्च में हम क्या लेंगे, SA का 30% लेंगे। अर्थात कि यहाँ पर भी ये क्या हो जा रहा है आपका, FA हो जा रहा है 20, यहाँ पर भी आपका 20 हो रहा है, और SA हो रहा है 30 + 30 बोले तो 60, और ये है आपका 20% स्कूल में बतलाया गया। अब CCE टूल्स के बारे में देखेंगे, इवोल्यूशन के कौन कौन से टेक्निक और मेथड होते हैं जिसका हम यूज करते हैं। तो आपके रिकॉर्ड में आता है, आपका एक है एनेक्डोटल रिकॉर्ड और दूसरा होता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंतर्गत इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे कि इसमें क्या है आपका बिहेवियर हो गया, स्किल हो गया,
स्किल हो गया, एटीट्यूड हो गया, ये आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाए, जबकि आपके कम्युलेटिव रिकॉर्ड में हम बच्चे के एकेडमिक रिकॉर्ड का रखते हैं, बच्चे के अटेंडेंस को रखते हैं, बच्चा कैसा परफॉर्मेंस करता है उसको रखते हैं, साथ में बच्चे ने क्या क्या अचीव किया, इसके द्वारा हम कम्युलेटिव रिकॉर्ड के द्वारा यह पता करते हैं। अब आ गया आपका पोर्टफोलियो रिकॉर्ड कि पोर्टफोलियो रिकॉर्ड क्या होता है। तो पोर्टफोलियो रिकॉर्ड के अंतर्गत पे हम बच्चों के सारे रिकॉर्ड को रखते हैं, जिसमें बच्चे के व्यक्तिगत रिकॉर्ड होते हैं, पारिवारिक रिकॉर्ड होते हैं, शैक्षिक रिकॉर्ड होते हैं, सह शैक्षिक रिकॉर्ड होते हैं, को स्कॉलिस्ट, और साथ में बच्चों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक सभी तरह के रिकॉर्ड इसमें हम बच्चे का रखते हैं कि बच्चे ने क्लास में क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की, क्या क्या बच्चों में कमियां हो गई, कहाँ पर बच्चों को क्या सुधारा गया है ना। इन सभी का डाटा हम यहाँ पर संग्रह करके रखते हैं, जिसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। अब आ गया आपके रिटेन एग्ज़ाम में आपका है एसे है, ऑब्जेक्टिव टाइप। एसे में है क्या है, अगर हम दे रहे हैं बच्चों को कि 500 वर्ड का एक टॉपिक दे देते हैं, ठीक ना, कि इसको लिखना है, तो इससे क्या होता है, उससे बच्चों का बच्चा कैसे उसको एक्सप्रेस करता है, बच्चे के दिमाग में क्या आइडिया आता है, वह अपने विचारों को किस तरह से एक्सप्रेस करके कितना ज़्यादा अच्छे से लिख पा रहा है, कितना अच्छे से उसको सोच पा रहा है, कितने अच्छे से उसको क्या कर रहा है, समझ पा रहा है, संक्षेप में लिख रहा है या विस्तार में लिख रहा है, इसका भी क्या है, हमें पता चलता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो वैसे भी पता ही है कि इसका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ही होता है, 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि कोई एक सही होता है, ठीक। आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है आपका रिकॉग्नाइज और रिकॉल। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपका रिकॉग्नाइज के अंतर्गत में आता है कि सत्य असत्य है, हो गया ना, ट्रू फॉल्स क्या है ये बतलाता है, मल्टीपल क्वेश्चन बताता है, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन देता है, उसमें से कोई एक कथन का जो 4 दिए रहते हैं उसमें से कोई एक पहचानना होता है, ये हो गया आपका रिकॉग्नाइज के अंतर्गत में आता है। अब आपका आ गया रिकॉल के अंतर्गत में जो कोष्टक वाले रहते हैं, उसमें आपको कोष्टक में क्या है, सही गलत क्या करना रहता है, ये हो गया आपका क्या है, रिक्त स्थान को भरना होता है कि यहाँ पर डॉट दिया गया है, इसमें क्या है, खाली स्थान को भरो, ये किस में आता है, आपके रिकॉल में आता है। अब आपका टेस्ट हो गया, टेस्ट के द्वारा भी हम बच्चों को, जैसे वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है ना, तो इसके द्वारा भी क्या करते हैं, बच्चे का हम क्या कर पाते हैं, मूल्यांकन कर पाते हैं कि बच्चा को कौन से क्षेत्र में ज़्यादा सही है, कहाँ पर बच्चे की कमी रह जा रही है, कहाँ पर हम उस कमी को दूर नहीं कर पा रहे हैं, या उस कमी को हम कैसे दूर करें, इसके बारे में भी हमें क्या है, टेस्ट के द्वारा आइडिया मिलता है। फिर आ गया आपका क्वेश्चनरीज के अंतर्गत में आपके क्या होता है कि बच्चों को जो क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों को, उसके द्वारा बच्चा क्या है, संरक्षित और असंरक्षित प्रश्नावली बनता है, जो खुली प्रश्नावली है, और एक बंद प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली भी होता है, जिसमें खुली प्रश्नावली भी होती है, बंद प्रश्नावली भी होती है, और साथ में चित्रमय प्रश्नावली होती है कि चित्र के द्वारा क्या है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। खुली प्रश्नावली में क्या है कि अपने विचार, अपने थॉट उसको भी रख सकते हैं। बंद प्रश्नावली में क्या है कि एक ही टाइप के सिर्फ एक ही आंसर होगा बंद प्रश्नावली में, है ना। मिश्रित प्रश्नावली में खुली और बंद दोनों तरह के क्वेश्चन रखाए जाते हैं, और इसमें क्या होता है, मूल्यांकनकर्ता को समस्या की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसका अगर मूल्यांकन करते हैं तो जो प्रमुख बिंदु हैं, ये इसमें का प्रमुख बिंदु ये है कि मूल्यांकनकर्ता को समस्या की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें क्या किया जाना चाहिए, सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रश्नों की भाषा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए,
और ये इस प्रश्नों की संख्या कम तथा संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए। प्रश्नावली कागज़ एक का जो छपाई है वो क्या होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। फिर आपका आ गया रेटिंग स्केल, जिसे आपका कम निर्धारण मापनी कहते हैं, कम निर्धारण मापनी कहते हैं। यह प्रयोग प्रायः उच्च कक्षा के छात्रों के लिए किया जाता है, क्योंकि कम आयु के बच्चों के लिए ये रेटिंग स्केल का यूज उच्च कक्षा के बच्चों के लिए किया जाता है ना। और छोटे बच्चों को नहीं किया जाता, क्योंकि बच्चों के में निर्णय शक्ति का पर्याप्त अभाव होता है। तो कोई भी कथन दिया जाता है, जैसे कि अभी आपका क्या चल रहा है, CDP का चल रहा है, ठीक ना। तो CDP आपको कितना पसंद है, तो ऑप्शन ए है आपका बहुत पसंद, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है बहुत पसंद है, ऑप्शन बी है बहुत अधिक पसंद है, ऑप्शन सी है पसंद है पर कम स्तर पर, ऑप्शन 4 है बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक ना। तो ये क्या है, आपका रेटिंग स्केल है। आज 7वां है जो आपका, वो है चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट के अंतर्गत में हाँ और नहीं में क्या है, उत्तर देना रहता है। तो इसके द्वारा इस जांच सूची का, इसे जांच सूची भी कहा जाता है। इस जांच सूची का प्रयोग छात्र की जो है एटीट्यूड है, अभिरुचियां हैं, अभिवृत्तियां हैं, भावात्मक पक्ष की जांच की जाती है। इसके अंतर्गत बच्चे के भावात्मक पक्ष, अभिवृत्तियां, अभिरुचियों का जांच किया जाता है। इसकी सहायता से किसी विशिष्ट गुण या विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाया जाता है। जैसे कि बच्चा CDP पढ़ने में रुचि लेता है या नहीं, ठीक ना, तो उसमें क्या रहेगा, हाँ या ना, उदाहरण के लिए, ठीक। फिर अगर उसमें CDP पढ़ने में उसे कितना मज़ा आता है, वाकई में मज़ा आता है या आनंद का अनुभव करता है या नहीं, तो बच्चा बोलेगा हाँ या ना। तो ये क्या है, आपका रेटिंग स्केल या जांच सूची कहलाता है। अचीवमेंट टेस्ट में आते हैं, जो पहला है आपका मानकीकृत टेस्ट और दूसरा है आपका टीचर मेड टेस्ट। ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और दूसरा आपका टीचर मेड टेस्ट, जिसे कि शिक्षक के द्वारा निर्माण किया गया टेस्ट। शिक्षक के द्वारा निर्माण किया है, रिटन फॉर्म में होता है, ओरल फॉर्म में होता है, ओरल से पूछते हैं, प्रैक्टिकल फॉर्म में प्रयोग कराया जाता है। तो रिटन फॉर्म में आपका ऐसे आता है, शॉर्ट आंसर राइटिंग आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो आपके क्या है, टीचर के द्वारा बनाया जाता है आपके कक्षा में, ठीक। टेस्ट में क्या होता है कि ये टेस्ट जो होते हैं वो आप लोगों को देते हैं। जो टेस्ट होता है, जैसे आपका भी CG टेट होने वाला है ना, CG टेट होने वाला है। तो इसमें क्या है, जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो सिर्फ एक ही पैटर्न में बनेगा, उसको कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। आपका KVS का एग्ज़ाम आ गया, आपका CTET हो गया, DSSB हो गया, है ना। तो इस सब में क्या है, इन सब में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा। साथ में इसमें एक क्राइटेरिया होती है कि ये बच्चे इसको एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसकी क्वालिफ़िकेशन होती है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, मानकीकृत टेस्ट हो गया। और साथ में टीचर के द्वारा निर्मित टेस्ट के अंतर्गत में क्या होता है कि इसको जो आपके टीचर होते हैं, सब स्कूल में अलग अलग टीचर होते हैं, तो उनके द्वारा बनाया जाता है। फिर उनसे थोड़ा उच्च होता है, उनके द्वारा क्या है, अपने संकुल में उस क्वेश्चन पेपर को ले जाया जाता है। तो क्या है, ये टीचर मेड टेस्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन आपका जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है उसके अंतर्गत क्या है, पूरे ज़िले में और साथ में आपके पूरे राज्य में अभी CG टेट होने वाला है। तो उन सब का जो क्वेश्चन का लेवल होगा, पैटर्न होगा, वो सभी क्या होगा, सेम होगा, मतलब एक जैसा ही होगा। जैसे कि सब अभी क्या करेंगे, OMR सीट के द्वारा ही पेपर देंगे। ये तो नहीं है कि दूसरे राज्य में आपके क्या दूसरे राज्य ने दूसरे ज़िले में कि कोई CBT से दे रहा है, नहीं, सब क्या देंगे, सब OMR के द्वारा ही इसका पेपर देंगे। तो ये आपका हो गया अचीवमेंट टेस्ट का। इवैल्यूएशन क्या होता है ये देख लेते हैं। यह टॉपिक जो भी पढ़ाया गया है पहले से, उसे चेक करते हैं कि कितना आता है, कितना नहीं आता है। यह निर्देश या हस्तक्षेप से पहले, मतलब क्या है कि टीचर उसमें पहले से निर्देश या हस्तक्षेप देने से पहले एक आधार रेखा स्थापित करता है। मतलब कि क्या है कि बच्चे को उस चीज़ के बारे में कितना मालूम है, ये पहले मापने के लिए क्या करता है, उससे क्वेश्चन करता है। साथ में से क्या होता है, व्यक्तिगत छात्र वृद्धि को मापा जाता है कि बच्चे को कितना नॉलेज है, कितना जानता है कि नहीं जानता। ये आपका क्या है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहलाता है। CCE के ग्रेड के ऊपर हम चर्चा करेंगे।
तो नंबर है जो है वो आपका 100 है। ठीक, 100 नंबर तक का आपका पेपर है, जिसमें कि आपका 91 से 90 नंबर लाने को A1 दिया जाता है, जिसका ग्रेड पॉइंट क्या होता है 10 होता है। 81 से लेकर 90 तक के नंबर लाने वालों को A2 दिया जाता है, जो आपका 9 जिसका ग्रेड पॉइंट 9 होता है। 71 से 80 तक का होता है B1, जिसका ग्रेड पॉइंट 8 होता है। 61 से 70 तक का जो नंबर होता है उसे B2 ग्रेड दिया जाता है और ग्रेड पॉइंट 7 होता है। 51 से 60 नंबर तक के नंबर वाले को C1 ग्रेड में रखा जाता है, जो कि आपके ग्रेड पॉइंट 6 में होता है। 41 से 50 के बीच में होता है नंबर, उनको C2 ग्रेड दिया जाता है और ग्रेड पॉइंट उनका होता है 5 होता है। 33 से 40 तक वाले को दिया जाता है आपका D दिया जाता है। 33 से 40 D इसलिए 33 से 40 इसलिए आया, यहाँ पर 31 नहीं आया है, क्योंकि अगर आप 100 नंबर का 1/3 निकालोगे तो वो कितना होता है आपका, वो कितना होता है आपका 33 में आता है। ठीक ना, तो इस वजह से उसका 1/3 हिस्सा निकाले हैं, तो इस वजह से D के लिए क्या किया है 33 नंबर से स्टार्ट किया है। 33 से 40 को D ग्रेड में रखा जाता है, जो कि आपके ग्रेड पॉइंट 4 होता है। साथ में अब 21 से लेकर 32 तक के नंबर को E1 दिया जाता है, जिसमें ग्रेड पॉइंट कुछ नहीं होता। 20 व 20 से कम के बच्चों वालों को क्या दिया जाता है E2 दिया जाता है, जिसका क्या होता है जी, जिसका कोई ग्रेड पॉइंट नहीं होता है। ये जो इंडिकेटर है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाता है, उसी के हिसाब से इसको क्या किया जाता है, आपको ये जो ग्रेड है A+, B+ है ना, ये सब दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत में स्टूडेंट का जो क्या होता है, स्टूडेंट का अचीवमेंट देखा जाता है, साथ में बच्चा कितना डिसिप्लिन से कार्य किया उसे देखा जाता है, साथ में बच्चे का जो अटेंडेंस सीट है उसे देखा जाता है, उसके बाद बच्चे का क्या ग्रेड मिला है परफॉर्मेंस में उसे देखा जाता है, फिर टीचर का जो सर्टिफिकेशन है उसे देखा